स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी वीडियो आप लोग के लिए किसका वीडियो बना रहा हूँ, तो अलजेब्रा का जो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में पॉलिनोमियल था जो मैंने आपको पूरा वीडियो उसका डाल दिया है, क्वेश्चंस डाल दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेसिक सारा कुछ डाल दिया है। अब आपका चल रहा है चैप्टर 2 चल रहा है, वो कौन सा आपका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मींस दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म। जुग्म का मतलब आपको हमने पहले वीडियो में बता रखा है, जोड़ा क्या होता है आपका, जोड़ा होता है। जो पेयर आपने देख रखा है, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा है ना। तो उसका मतलब क्या है, हिंदी गणितीय भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, जुग्म बोलते हैं, जोड़ा बोला जाता है। अब देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको इसके कुछ बेसिक जानकारी दिया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, आलेखी निरूपण के बारे में बताया था। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके समीकरण के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था और किस किस समीकरण का बताया था। तो आपका बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, इसका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बताया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी बता दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी बताया। अब आपको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पढ़ना है। ये आपकी बेसिक थी, ये आपकी दो जो टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है मैंने, वो आपका क्या था, वो आपका बेसिक जानकारी थी। अब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ने वाले हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका भी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या सीखेंगे, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि कैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है आपका, तो इसमें आपका देखिए मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी बता रखा है, व्यापक रूप बता रखा है कि किस रूप में आपको मिलता है, हर एक किताब में आपको किस रूप में मिलता है, इस बारे में भी बता रखा है। आपका क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ये आपका पहला रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से भी मिल सकता है आपको किसी किसी बुक में, किसी बुक में देखिए आपको इस तरह से भी मिलता है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों रूप में मिलता है। किसी बुक में आपका ये वाला मिल जाएगा रूप, किसी बुक में आपका ये वाला रूप मिलेगा, तो दोनों एक ही है स्टूडेंट, ध्यान देना आपको, दोनों ही आपके जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये है, ठीक है। अब बात आती है इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आलेखीय निरूपण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में कितना आता है, बोर्ड के एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, चाहे आप सीबीएसई में हो, बीएसईबी में हो, दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड का एग्जाम होगा आपका, वो उसमें एक क्वेश्चन आपका क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जरूर आएगा, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लो, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप सॉल्यूशन कर सकते हो, आप 5 नंबर पा सकते हो। 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, आपका बिल्कुल जो है 5 नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं इसीलिए आपको बेसिक बता देता हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, आलेखीय निरूपण के बारे में। आलेखीय निरूपण, इसकी आलेखीय निरूपण होगा। देखिए, आपको मैंने बता रखा था कि अगर दो चर वाला एक समीकरण, जैसे यहाँ पर तो पेयर है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, पेयर। अगर दो चर वाला एक समीकरण होता है, दो चर वाला वन लीनियर इक्वेशन होता है, तो आपका जो रेखा बनता है, जब आप ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफिकल निरूपण करते हैं, ठीक है, आपने इस तरह से लिया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। अब सिर्फ एक समीकरण का हम करते हैं, एक समीकरण का करते हैं, एक इक्वेशन का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स वाई की वैल्यू के अनुसार, तो एक आपका क्या आता है, एक ही आपका स्ट्रेट लाइन आता है, एक सरल रेखा आती है, एक ही स्ट्रेट लाइन। एक समीकरण की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, एक सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब देखिए, दूसरे वाले समीकरण है, दो समीकरण हम लोग पेयर से चल रहे हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने रेखा होंगे, 2 सरल रेखा होंगे, 2 स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर एक समीकरण से एक स्ट्रेट लाइन, तो 2 समीकरण से कितने स्ट्रेट लाइन आएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन आएंगे।
तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग पेयर पढ़ रहे हैं तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 2 सरल रेखा होगा। और वो दोनों सरल रेखा कैसे हो गए स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, वो दोनों सरल रेखा किस किस कंडीशन में आ सकते हैं, इस पर अब फोकस करते हैं। ये तो क्लियर है कि दो आपका इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है, दैट मींस कहने का मतलब है कि दो आपका स्ट्रेट लाइन आएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपकी कैसी आएगी, तो 2 स्ट्रेट लाइन आएगी। और 2 स्ट्रेट लाइन किस कंडीशन में आएगी, अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आपका मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। अब इस पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए इसका कर लिया हमने, एक इक्वेशन का किया, एक इक्वेशन क्या मान लीजिए इस तरह से उसका लाइन आया। एक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आया, ऐसे आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, मान लीजिए उसका ऐसे आएगा, है ना। तो ये दोनों लाइन जो है आपका, दोनों स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जब आपने ड्रॉ किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के क्रम में आपका ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन का हमने लिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये वाला लाइन किसका है, तो डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0, है ना। आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या करे, इंटरसेक्ट करे। दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक कंडीशन आ गया। ये आपका पहला कंडीशन किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है आपकी, दूसरी देखिए एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। हो सकता है कि दोनों इंटरसेक्ट ना करे, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करती है लाइन तो कैसी बनाती है, पैरेलल बनाती है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है तो फिर उसको कौन सी लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो कंडीशन ये भी आ सकता है कि पैरेलल हो, है ना। इस इक्वेशन मतलब आपका जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, उससे मान लीजिए ये वाला स्ट्रेट लाइन आया है, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 बराबर का इक्वेशन आपका ये स्ट्रेट लाइन है। सोल्यूशन करके हम दिखाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको सोल्यूशन करके दिखाएंगे कैसे आती है। बस ये समझो आपकी एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन, दूसरे इक्वेशन से एक दूसरा स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों क्या है आपका, हो सकता है कि पैरेलल भी है, इंटरसेक्टिंग भी है, पैरेलल भी है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका, ये भी ध्यान देना है आपको कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। एक इक्वेशन है जो आपका, एक इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा है कि दूसरा इक्वेशन जो आपका है उसका स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर आए, जस्ट लाइक इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, दो लाइन खींच रहे हम लोग तो पैरेलल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। एक तो ये भी हो सकता है ना कि इसी के ऊपर दूसरा आ जाए, इसी के ऊपर क्या आ जाए, दूसरा, है ना। तो आपको 2 लाइन 3 लाइन आने की कंडीशन क्या है आपका, ये, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता, बताइए इससे ज्यादा क्या आ सकता है। 2 इक्वेशन से इनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग कर लिए, पैरेलल कर लिए, कोइंसाइड कर लिए। अब कौन सा हमें लाइन बचा हुआ है, कोई भी लाइन नहीं बचा, इनके अलावा तो हो नहीं सकता कुछ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, तो पहला जो आपका था कंडीशन, वो कैसा कंडीशन था, तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन था। पहला कंडीशन आपका कैसा था, इंटरसेक्ट लाइन बनाएगा, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, पैरेलल लाइन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। याद रखोगे, जो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, याद रखेंगे, बीएससी वाले प्रतिच्छेदी रेखा। और ये आपका क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा। और तीसरा आपका इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसाइड लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन बोलेंगे, यानी इसका बोलते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा। तो यही आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जब हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आलेखीय निरूपण करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो 3 कंडीशन में आपका आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में आता है, पैरेलल लाइन की कंडीशन में आता है, और कोइंसाइड लाइन की कंडीशन में आता है। ये 3 कंडीशन आएंगे और इसी का हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन करना, इसी के सॉल्यूशन करना सीखेंगे। साथ ही साथ ये सीखेंगे कि किस इक्वेशन का आपका इंटरसेक्टिंग आएगा, किस इक्वेशन का पैरेलल लाइन आएगा और किस इक्वेशन का कोइंसाइड आएगा, हम लोग पहले ही पता लगाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले ही हम लोग पता लगा ले सकते हैं
कि किसका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, किसका पैरेलल लाइन आएगा, किसका कोइंसाइड लाइन आएगा, वो आगे मैं बताने वाला हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे, हमने आपको बताया कि कैसे तीन कंडीशन हमारे पास आया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने का तीन कंडीशन आया है, और उन तीन कंडीशन का सॉल्यूशन सीखेंगे कि किसका इंटरसेक्टिंग आएगा, किसका पैरेलल आएगा, किसका कोइंसाइड आएगा, है ना। उन तीनों का हम क्या सीखेंगे, शर्त, हल होने की शर्त कि किसका इंटरसेक्टिंग आता है, किसका पैरेलल आता है, किसका कोइंसिडेंट आता है, ये आप सीखोगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखिए, प्रतिच्छेदी होने का, जो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा था उसका होने का कंडीशन देखिए क्या है आपका, पहला कंडीशन हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। कंडीशन में क्या है आपका, जो आप यहां ले रखे हो इसको लिखेंगे a/d नॉट इज इक्वल टू b/e। देख रहे हो आप, यहां पर ध्यान से देखो, इसके कोएफिशिएंट पर आप चलो, x का कोएफिशिएंट क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या है d। अगर a/d नॉट इज इक्वल टू हो जाए b/e, ये जो b/e है, अगर ये दोनों आपस में बराबर, इनका हमने रेशियो निकाला ad और be, ad और be का रेशियो निकाला, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, दैट मींस इसका मतलब ये है a और d का, b और e का हमने रेशियो निकाला, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो उस स्थिति में आपका जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। याद रखोगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, आलेखीय निरूपण कैसा होगा, आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो आलेखीय निरूपण आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा, याद रखोगे, प्रतिच्छेदी होगा। कैसी रेखी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, याद रखना आपको, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, याद रखोगे ध्यान से। और जो बीएससीबी वाले स्टूडेंट हैं उनको तो रटना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव एक आता जरूर है इससे। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है। a/d नॉट इज इक्वल टू b/e का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, अगर इस कंडीशन पर हमारा इक्वेशन आ जाए तो, है ना। अच्छा, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b1/b2। इस कंडीशन पर आने वाले को इंटरसेक्टिंग लाइन तथा, और भी देखिए इसमें आपका क्या बोलते हैं हम, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसके हल कितने होते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका हल पूछेगा, हल कि कितने हल होंगे, इस इक्वेशन का हल कितना आएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी। हल पूछने का मतलब क्या है, हल आप लोग समझते हो, सॉल्यूशन आप लोग समझते हो, वैल्यू, वैल्यू कहने का मतलब है किसका, एक्स और वाई का, जो आपका इसमें यूज हो रखा है वेरिएबल, उसी की तो वैल्यू आएगी ना। तो एक्स वाई का जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो इसमें याद रखना है कि इस कंडीशन पर जो आपके हल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं वो भी सिर्फ कितने कितने होते हैं, वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन यानी कितना, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, एक हल या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब समझ रहे हो ना, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, यूनिक मतलब दूसरा कोई नहीं, है ना। अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल होगा। इस कंडीशन वाले जो कंडीशन पर समीकरण हमारे आएंगे, जो इक्वेशन दिए होंगे, इस कंडीशन पर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और इनके हल कैसे होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन होंगे, है ना। और इसका पर और ध्यान आपको देना है, एक चीज और आपको ध्यान, जैसे देखिए कैसे एक सोल्यूशन होगा, इस पर फोकस कीजिएगा, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं। ये आपका ग्राफ है, आप यहाँ पर एक्स एक्सिस ले रहे हो, वाई एक्सिस ले रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन। तो यहाँ पर से देखो आप, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना आपका, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर। तो इसके सामने एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, और इसके सामने किसकी वैल्यू मिलेगी, वाई। एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पर आपका कितना वैल्यू आ सकता है, एक ही तो वैल्यू आ सकता है ना, एक्स का एक वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कैसी लाइन बन रही है, तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां से एक्स की वैल्यू भी एक और वाई की वैल्यू भी एक, है ना। उसके सामने वाली वैल्यू को एक्स को लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हो जाती है। तो उसके सामने का जो आपका नंबर्स होगा, जो आप रिप्रेजेंट किए होंगे ग्राफ में,
उसके सामने वाला नंबर्स y की वैल्यू देगा और x एक्सिस पर आपका x की वैल्यू देगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इंटरसेक्टिंग जब लाइन होता है तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना आपको ये चीजें, ध्यान देना है आपको कि a/d नॉट इज इक्वल टू b/e या ये भी a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और सॉल्यूशन कैसा होता है, वन और यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका। और देखिए आपका जो है ये इस कंडीशन पर अगर आता है आपका, ये तो चलिए समझ में आ गया आपको। अगर इस कंडीशन पर आता है आपका, तो जो आपका गिवन इक्वेशन है, ये वाला जो आपका इक्वेशन है गिवन, ये जो आप इक्वेशन ले रखे हो कौन सा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0, या ये भी कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका दिया हुआ है। ये जो आपका सिस्टम हो गया, ये जो आपका इक्वेशन का सिस्टम है, इस सिस्टम कहीं कहीं पर आपको ये पूछा जाता है कि इस कंडीशन पर आया है तो इस सिस्टम का नाम बोलते हैं, इस इक्वेशन के सिस्टम को क्या कहते हैं, तो याद रखना आपको कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम, है ना। कहीं कहीं पर आपको ये भी पूछा जाता है कि इक्वेशन का सिस्टम क्या है, तो याद रखना आपको कि कौन से सिस्टम होती है, कंसिस्टेंट सिस्टम होती है। हिंदी में इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, संगत प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संगत प्रक्रिया, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संगत प्रक्रिया। इस कंडीशन पर आने वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कौन से सिस्टम कहते हैं, तो कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए दो तरह के सिस्टम भी होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा आपको लिखवा देते हैं, इधर को देख लीजिए आप लोग। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम आपका एक हल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है, दैट टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी वैसे पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका क्या हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो इसमें तो आपका हो रहा है ना एक हल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक सॉल्यूशन तो हो रहा है ना इसका। तो कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम अगर एक हल हो, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, संगत प्रक्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे, संगत प्रक्रिया कहेंगे। और भी याद रखना है आपको हिंदी वाले मीडियम के लिए, अंग्रेजी वाले मीडियम को तो आपको ज्यादातर याद रखना है कंसिस्टेंट सिस्टम। जो बीएससीबी वाले हैं वो क्या याद रखेंगे कि इसको बोला जाता है अविरोधी समीकरण युग्म, अविरोधी समीकरण युग्म। याद रखोगे, ये आपको याद रखना है ना। इस सिस्टम पर आने वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जब इस सिस्टम पर आ गया तो आपका जो इक्वेशन दिया रहेगा, गिवन रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। उसको सिस्टम कौन सा कहेंगे, तो कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और उनके हल कितने होंगे, तो एक हल होंगे, जिसका नाम दूसरा द्वितीय हल भी दे सकते हैं। और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। बिल्कुल पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन का, है ना। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप सॉल्यूशन सीख रहे हो कि किस सॉल्यूशन पर कैसी कंडीशंस बनेंगी, तो आपको याद रखना है ये चीज कि इस कंडीशन पर आने वाले इक्वेशन के, इस कंडीशन पर आने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और आपका यहाँ पर क्या होता है, इसके सॉल्यूशन पूछा जाए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताएं, तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, वन और यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। सिस्टम कौन सा है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब हमने बता दिया एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना। कम से कम आपका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसमें एक सॉल्यूशन हो रहा है आपका। और इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, तो अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अविरोधी समीकरण युग्म। याद रखना आपको, बहुत अच्छी चीज है ये, आपको ध्यान देना होगा इसको बिल्कुल। ये आपका हो गया पहला। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे की ओर चलते हैं। पहले इसको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा,
आपका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कौन सा, 4x + 3y = 7, और दूसरा इक्वेशन क्या है, -3x + 2y = -6 है ना। दो इक्वेशन लेना होता है हमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, दो इक्वेशन लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको a b c d का वैल्यू निकालना होगा, कंपेयर करना होगा किसके साथ, तो कंपेयर आपको करना होगा ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0। ये आपका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, व्यापक रूप है। इसके साथ इसको कंपेयर करके हम a b c d का वैल्यू निकालेंगे। जो ABCD पूछा जा रहा था ना, a/d b/e, तो वो आपको कहां से आएगा, तो इससे इसको कंपेयर करोगे आप, ठीक है। पहले तो इस रूप में इसको लाओ, यहाँ देखिए प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा आपका, 4x + 3y - 7 = 0 है ना। कंडीशन पर लाने के लिए पहले इस रूप में लाना होता है, क्योंकि इधर को क्या है आपका 0, तो इसको भी 0 करना है। 0 करने के लिए 7 को इधर लेकर आया, क्या हो गया, -7 हो गया। 6 को भी लेकर आएंगे वैसे ही, -3x + 2y माइनस इधर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, +6 = 0, ठीक है। इस कंडीशन पर आ गया आपका, ये आपका इस रूप पे आ गया। अब कंपेयर करो, यहां पर देखिए x का गुणांक a है, यहां पर x का गुणांक क्या है, 4, तो a बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा बिल्कुल। y का गुणांक b, y का गुणांक यहाँ 3 है, तो y बराबर कितना हो गया, 3, सॉरी b बराबर 3, y का गुणांक ले रहे हैं ना, तो b बराबर 3। c देखिए आपका c यहाँ पर कितना है, -7, तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका, -7 हो जाएगा, है ना। c यहाँ पर देखिए, यहाँ c प्लस में था लेकिन यहाँ माइनस था, तो c -7 लिखेंगे, ठीक है। d का वैल्यू देखेंगे, dx का गुणांक d कितना है आपका, -3 है। e का गुणांक देखिए y कितना हो जाएगा आपका, 2, और उसके बाद f आपका कितना है, तो 6 है। f देखिए प्लस में, यहाँ भी प्लस में, f आपका 6 हो गया। आ गया ABCD का वैल्यू, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए इससे। उसके बाद अब आपको पुट करना है कंडीशंस के ऊपर। कौन सी कंडीशन है हमारा, हमने पहला सा तभी सीखा कि a/d और b/e ये दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। a/d और b/e का रेशियो आपका क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस पर आता है तब आपका सारे सिस्टम लागू होंगे, ठीक है। अब कर लो इसको, देखिए a/d, यहाँ पर पहले तो अभी तो आपको बराबर देना होगा, बाद में कंडीशन को लागू करेंगे, है ना। पहले तो यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। a/d, a का वैल्यू कितना है 4, d का वैल्यू कितना है -3। a का वैल्यू देखिए a/d है ना आपका, a/d, तो क्या हो जाएगा a/4/-3। b आपका देखिए यहाँ पर कितना है 3, और एक e का वैल्यू कितना है 2। देखिए क्या दोनों इक्वल है आपके, 4/-3 3/2 क्या इक्वल है, नॉट पॉसिबल, है ना, इक्वल नहीं। ये माइनस में प्लस में, पहली बात इसमें रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद देखिए 3/2 है, 4/3 है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी कंडीशन ने आपका फॉलो कर दिया। इस कंडीशन को आपका क्या किया, फॉलो कर दिया, a/d = b/e, क्योंकि ये दोनों आपका इक्वल नहीं हुआ। जो आपका गिवन इक्वेशन है उसका कंडीशन इस पर इक्वल नहीं हो पाया, दैट मीन्स इसको क्या किया, फॉलो किया। तो अब इसके बारे में जो भी चीजें हैं हम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, आलेखीय निरूपण कैसी होगी, आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताएं दिए गए इक्वेशन, जो आपका दिया गया इक्वेशन है, जो दिया हुआ आपका इक्वेशन है गिवन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछा जाए कि सिस्टम कैसा है भैया, ये समीकरण का, ये इक्वेशन का सिस्टम कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, हमने आपको भी बता दिया, कंसिस्टेंट का मतलब बता रखा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है यानी संगत प्रक्रिया है। ये कौन से के लिए है, तो संगत प्रक्रिया के लिए, ठीक है। फिर और क्या पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के हल कितने होंगे बताइए, तो इस इक्वेशन का हल क्या होगा, एक होगा, है ना। कितने हल होंगे, तो एक, ओनली वन, सिर्फ एक होगा, क्योंकि इस कंडीशन पर अभी हमने आपको बता रखा है, इस कंडीशन पर आने वालों का हल कितना, एक होता है। और भी आपको हमने बताया कि इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस समीकरण का नाम क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम वालों को हमने बता रखा है अविरोधी समीकरण युग्म। क्या कहेंगे इसको, अविरोधी समीकरण युग्म। जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है वो कौन सा समीकरण है, अविरोधी समीकरण युग्म है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई बिल्कुल, है ना। इस कंडीशन पर आया आपकी ये चीजें क्लियर हो चुकी है। स्टूडेंट्स कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर, है ना। अब दूसरा आपका पैरेलल लाइन था, उसके लिए कौन सी कंडीशन आएगी, उसके लिए आपकी कंडीशन कौन सी आएगी, पैरेलल लाइन था आपका ना। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन जो आपका आता है वो हम लोग लिखते हैं a/d इज इक्वल टू b/e नॉट इज इक्वल टू c/f। ये कंडीशन आता है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस कंडीशन पर आने वाले, इस कंडीशन पर आपका दिया गया इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तब आप कह सकते हो कि इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, आलेखीय निरूपण, ग्राफ कैसा बनेगा, आलेखीय निरूपण कैसी आएगी, तो याद रखना आपको स्टूडेंट्स कि आलेखीय निरूपण इसकी कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन है ना, समांतर रेखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, समांतर रेखा होगा। जो आलेखीय निरूपण आएगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा। याद देना है आपको, ध्यान रखना है। इस कंडीशन पर जब आपका इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, दैट मींस आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक है, उसके बाद की बात करें अगर हम, अगर इसकी बात देखिए, अब हल की बात करें तो आप देखो, फिगर से समझो आप, ये आपका पैरेलल लाइन बन रहा है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पैरेलल लाइन बन रहा है। ये पैरेलल लाइन बन रहा है, कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा पैरेलल लाइन, ये आपका पैरेलल लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पर दोनों लाइन टच हो पाएगा। पैरेलल लाइन तो टच होता ही नहीं है। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन तो आप लोग जानते हो कि हमेशा बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ये कभी भी नहीं मिलता, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इनका कोई वेनिस्ट बिंदु नहीं होता। इसका मतलब वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स ये कहीं पर आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन होगा तो ये कहीं पर आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। कुछ ऐसे इक्वेशन आपको दिए रहेंगे जिनका सॉल्यूशन ही नहीं होता। आप देखना कभी सॉल्यूशन करो कैसे फंस जाओ। अगर x y की वैल्यू आपकी नहीं आ रही है, दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना। तो कुछ ऐसे आपके इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनाते हैं। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इंटरसेक्ट नहीं करता तो x y की वैल्यू नहीं मिल पाती, है ना। तो इसमें आपका कोई हल नहीं होगा। जो आपका सॉल्यूशन होगा वो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हल की बात करें, हम लोग सॉल्यूशन की चर्चा करें, अगर इसमें हम करें सॉल्यूशन की चर्चा, तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, हल नहीं होना, है ना, कोई हल नहीं होता है। ध्यान देना आपको। अगर इसकी सॉल्यूशन की जाएगी, जो गिवन इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन अगर किया जाए तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होता है। फिर से चलते हैं आगे की ओर। अब इसका क्या पूछेगा, सिस्टम, है ना। तो सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। याद रखोगे, अगर इसका प्रक्रिया पूछा जाए, सिस्टम पूछा जाए, प्रक्रिया पूछा जाए कि ये भैया कौन सा इक्वेशन का प्रक्रिया क्या है, तो इस इक्वेशन का प्रक्रिया है इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे इसको। असंगत प्रक्रिया, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, असंगत प्रक्रिया, है ना। जिसका हल होता है वो आपका संगत प्रक्रिया होता है, जिनका आपका हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत प्रक्रिया होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब हैज नो सॉल्यूशन। दैट टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। दैट टाइप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया आपका। और इस समीकरण का नाम पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, जिनका कोई हल नहीं होता, तो ये अब याद रखेंगे बीएससी वाले स्टूडेंट की, इनका नाम क्या होता है, तो इनको बोलते हैं विरोधी, विरोधी समीकरण युग्म। क्या कहते हैं इसको, विरोधी समीकरण युग्म। ये आपका होता है विरोधी समीकरण, क्योंकि इसमें विरोध कर रहा है और सॉल्यूशन होने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं आ रहा, विरोध कर रहा है, इसलिए विरोधी समीकरण युग्म। उसमें अविरोधी कर रहा था, उसमें अविरोधी हमने लिखवाया था, यानी उसमें आपका विरोध नहीं कर रहा था, एक्स वाई की वैल्यू आ रही थी। पहले वाले जो आपको हमने कंडीशन बताया उसमें आपकी एक हल आ रही थी, इसलिए उसको अविरोधी। इसमें हल ही नहीं आ रही, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, विरोधी कह दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम वालों को ये चीज ध्यान रखना होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम और कंसिस्टेंट सिस्टम। बीएससी वाले को याद रखना होता है विरोधी समीकरण युग्म, याद रखना आपको। सॉल्यूशन कितना, तो नो सॉल्यूशन। आलेखी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, अगर इसका ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं इस पर भी आपको।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया है ना। इक्वेशन आपका क्या है, -4x + 3y - 6 = 0, 8x - 6y + 7 = 0, ठीक है। ये आपका कंडीशन है, ये इक्वेशन गिवन है। हमने अब इससे कंपेयर कर लेना है, ठीक है। आपको ए बी सी डी ई एफ वाला बता दिया, अब A1 B1 C1 वाला इक्वेशन देख लेते हैं, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि A1 B1 वाले सर नहीं बता रहे, है ना। ABCD के साथ साथ मैं A1 B1 वाला भी आपका क्लियर करवा देता हूँ। देखिए अब कंपेयर करेंगे आपका, देखिए यहाँ पर फिर से इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, आपका तो इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में आपका ये इक्वेशन है। देखिए बराबर 0 है, बराबर 0, बराबर 0 है, बराबर 0 है ना, इस फॉर्म में है आपका, ठीक है। x का A1 कोएफिशिएंट है, तो A1 = कितना हो जाएगा, -4। फिर उसके बाद B1 आपका कितना हो जाएगा, 3। y का कोएफिशिएंट B1, y का कोएफिशिएंट 3, B1 = 3। C1 प्लस में C और यहाँ पर 6 माइनस में है, तो C1 = क्या हो जाएगा, -6। A2 का कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। B2 कितना हो जाएगा आपका, B2 -6 हो जाएगा। और C2 आपका देखिए कितना होगा, C2 आपका हो जाएगा 7, है ना। ये आप निकालिए, कंपेयर करके हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू पुट कर लिया। अब हमारे पोजीशन कैसी बनानी होती है, तो रेशियो करना होता है ना, A1/A2 B1/B2, और इसमें तो आपको C1/C2 ही लेना है ना। इस पोजीशन पर लाइए, देखिए कि कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है हमारा इक्वेशन जो गिवन है, वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। रेशियो सबका निकालिए पहले। -4/8 हो जाएगा, A1/A2, A1 आपका कितना, -4, A2 आपका 8, ठीक है। B1 कितना है आपका 3, और B2 आपका कितना है, -6। C1 आपका कितना है, -6, और C2 आपका कितना है, 7। काट कर देख लीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये तो कटेगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पर भी -1/2, यहाँ भी -1/2, देखिए -1/2, यहाँ भी -1/2, -1/2 यहाँ से आपका रहा -6/7। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट्स, कौन सी कंडीशन, ये दोनों बराबर हो रहा है ना आपका, ये दोनों आपका बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। ये दोनों इक्वल है, -1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं है। -1/2 इक्वल हो गया, या आपका ये वाला इक्वल नहीं हुआ। दैट मीन्स कंडीशन को फॉलो कर लिया, ये आपका इक्वल हो रहा है, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं हो रहा, कंडीशन को क्या कर लिया, फॉलो कर लिया, है ना। अब देखिएगा, देखिए अब इसको फॉलो कर लिया, कंडीशन आपका इक्वेशन जो है इसको क्या किया, फॉलो किया। देखिएगा ध्यान से, अच्छा आप फॉलो कर लिया है, तो आपको अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन, इसके सारे चीजों के बारे में आपको पूछा जाए। क्वेश्चन पहले पूछा गया आपसे कि भैया बताइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, याद रखो। तो ग्राफ, इस कंडीशन पर आने वाला ग्राफ अभी हमने आपको बता रखा है कैसा होता है, पैरेलल लाइन होता है ना। इसका आने वाला ग्राफ कैसा होगा, तो पैरेलल लाइन होगा। सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो को सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम की बात की जाए, अगर इसकी सिस्टम की बात की जाए, तो सिस्टम आपका कौन सा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ये कौन से सिस्टम है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी कौन सी प्रक्रिया, असंगत प्रक्रिया, असंगत प्रक्रिया। प्लस में अगर इस इक्वेशन का नाम पूछा गया कि इस इक्वेशन का नाम क्या है, तो आपको पता है कि इस इक्वेशन का नाम क्या होने वाला है, विरोधी समीकरण युग्म, है ना, या विरोधी युग्म भी कह लीजिए आप लोग, इसका नाम देंगे बस। तो इस तरह से आप बता सकते हो सारा कुछ। इस जो आपका कंडीशन होते हैं, 2 कंडीशन आज मैंने करवा दिया आपको, तो जो कंडीशन आपका आएगा उस कंडीशन के आधार पे आप ये सारे चीज आप बता सकते हो कि किसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, किसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी नहीं होता है ना, एक की वैल्यू सबकी नहीं आती। तो सभी क्या बोलते हैं आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉल्यूशन, सिस्टम और इक्वेशन का नाम, ये सारा कुछ आपको हमने क्लियर करवा दिया। 2 कंडीशन बताया आपको, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए, 1-2 क्वेश्चन अपने से इस पर डील कीजिएगा। और आज का क्या बोला जाता है, मैं इस वीडियो में इतना ही रख लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तीसरी कंडीशन, एक और जो आपकी कंडीशन है कोइंसिडेंट की, वो मैं आपको तीसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डालूंगा। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।